तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 3 दिन पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया। ये मुकदमा गुजरात से आया था। गुजरात की 2 अदालतों ने एक फैसला सुनाया था और दोनों ही अदालतों का फैसला एक जैसा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को जब ये फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब ये क्या केस था और क्या फैसला, पहले ये बता देता हूँ आपको। 2009 में गुजरात में एक महिला की शादी होती है। शादी के 5 साल बीत गए, उसके बावजूद बच्चा नहीं हुआ। पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ, ससुराल वालों ने भी तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पति पत्नी दोनों अलग रहने लगे। मामला कोर्ट में गया, दहेज का, दहेज उत्पीड़न का, पत्नी को टॉर्चर करने का, बच्चे पैदा न करने के लिए ताने मारने का, और ये मुकदमा चलता रहा। 2021 आ गया, यानी 12 साल हो चुके थे शादी को। पति पत्नी सालों से अलग अलग रह रहे थे। 2021 में एक रोज़ पत्नी ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। अब इसके बाद घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। डाउरी, पीटना, मारना, ताने मारना, और साथ ही जो पत्नी की जान गई थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, यानी ये कि उसको अपने जान देने के लिए उकसाने का मामला, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। अब ये आईपीसी की धारा 306 के तहत आता है। जो पुराना आईपीसी था, अब तो भारतीय न्यायिक संहिता है, बीएनएस, तो पहले आईपीसी। तो 306 ये है कि अगर किसी को किसी की जान जाती है और उसकी जान के लिए किसी को उकसाने का मामला बनता है कि उसने उकसाया इसलिए उसकी जान गई, तो ये धारा 306 लगती है और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल की है। तो ये मामला कोर्ट में गया। गुजरात की लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। 498A डॉरी समेत उन्होंने 306 को भी एक्सेप्ट किया और 306 में उस पत्नी के पति और उसके ससुराल वालों को, उसके पेरेंट्स, सास ससुर को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब वो पेरेंट्स और पति पहुंचे हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसमें सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, फैसला सही है और तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी या तुम सास ससुर की वजह से तुम्हारी बहू ने अपनी जान दी है, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला तुम्हारे खिलाफ बनता है। तो लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने भी 10 साल की सज़ा बरकरार रखी। अब ये सभी लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और 10 दिसंबर को फैसला आया। ये कहानी मैं आपको अभी क्यों सुना रहा हूँ, इसकी वजह है कि 10 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला एक तरह से अतुल सुभाष, वही टेक्निक इंजीनियर जिसकी मौत से इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है, उस केस को आईना दिखा दिया है। 10 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक तरह से अतुल की पत्नी और ससुराल वालों को एक राहत की खबर दे दी है और 10 दिसंबर के इस फैसले ने एक तरह से अतुल की जो आखिरी 12 ख्वाहिशें हैं उनमें कम से कम एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इसका भी इशारा दे दिया। इशारा क्या, लगभग गारंटी दे दी है। और इसी के बाद अब ये सवाल भी है कि फिर अतुल की अस्थियों का क्या होगा। तो पहले फैसला और उसके बाद डिटेल में आपको ये पूरी कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी को 12 साल हो गए थे और पति पत्नी अलग रह रहे थे और इन 12 सालों में सिर्फ ये कि पत्नी के पास और कोई चारा था ही नहीं, कोई रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय मौत के, ये कहना गलत होगा, और दूरी थी। तो ऐसे में दूर बैठा कोई शख्स उसकी मौत के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। इसीलिए 306 उसके हस्बैंड पर और सास ससुर पर नहीं लगेगा और ये लगना नहीं चाहिए। तो बाकी 498A और दहेज वहेज की धारा में तो आप अंदर रहो, पर 306 में पूरे परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले सुनाए और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो देश के अलग अलग राज्यों में वो फैसला एक नज़ीर बन जाता है। नज़ीर का मतलब ये कि अगर वैसे ही सेम केस बाकी की अदालतों में जाएगा तो वकील और वो पार्टी जो है फिर उसका फ़ायदा उठाती है और कहती है कि सेम केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, तो उस जजमेंट, उस रूलिंग को एक तरह से एक नज़ीर इसलिए कहते हैं, वो समझ लीजिए कानूनी हो गया। क्योंकि एक ही तरह के जुर्म के लिए देश में अलग अलग अदालतों में अलग अलग तरीके से फैसला नहीं सुनाया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में ये पॉइंट ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो फिर उसमें सज़ा नहीं हो सकती। और ये इतना पेचीदा कानून या सुप्रीम कोर्ट ने जो बता दिया है,
मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कभी भी इस देश में किसी को सज़ा हुई नहीं और मुझे नहीं लगता कभी होगी भी। क्यों? और इसको अब आप अतुल के केस की रोशनी में देखते चलिएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि पहली चीज़ जो भी 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वो ये कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो एक्ट होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि उसकी वजह से उसने अपनी जान दी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बड़ा सिंपल भाषा बोल दिया मैंने, लेकिन क्या अगर आप इसको डिफाइन करें तो जैसे एक शख्स अपनी जान दे रहा है फंदे से, तो क्या वो रस्सी वो फंदा बनाने में सामने वाले का हाथ या रोल था कोई? अगर उसने पिस्टल उठाई तो क्या पिस्टल या गोली वो लेकर आया? अगर उसने चाकू लिया तो क्या चाकू वो ख़रीद कर ला कर दिया, या उसने आगे बढ़ाया और जब गुस्से में था और वो कहता मैं कुछ करूँगा उसने कहा ये ले चाकू? या अगर उसने केरोसिन ऑयल या कुछ ला कर दिया कि ले भाई तो गुस्से में कर ले? तो जब तक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस और टाइमिंग का मतलब ये कि जब वो शख्स मर रहा है और उस वक्त वो इसके इर्द गिर्द आसपास हो, जब वो गुस्से में ऐसा कदम उठाने जा रहा है और रोकने की बजाय वो उसे प्रोवोक कर रहा है। एक शख्स मरता है और एक दूर बैठा हुआ शख्स उसकी उस मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना। अब आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस फैसले से अब आइए अतुल के इस केस के ऊपर पूरी नज़र डालते हैं। और जो मैंने आज आपने टीजर में पढ़ा होगा, कायदे से एक तरह से तो मैंने फैसला सुना दिया, सुनाना नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट कर दिया ना बेंचमार्क या नज़ीर, मैं आज यहाँ आपको बैठकर कह रहा हूँ कि अतुल की 12 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और अतुल की एक ख्वाहिश ये थी कि वो मरने जा रहा है और उसकी मौत के लिए ये जिम्मेदार है। 6 नाम हैं जिसमें 2 बाहर के हैं, एक जज और एक पेशकार, और 4 परिवार के हैं, एक पत्नी, एक सास, एक साला और एक चाचा। इन चारों को 306 के तहत कन्विक्ट किया ही नहीं जाएगा। यानी अतुल के हिसाब से जो लोग उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कम से कम इस मामले में कोई सज़ा नहीं होगी। तो जब सज़ा नहीं होगी तो फिर अतुल की उस ख्वाहिश का क्या होगा जो उसने कहा है कि अगर मुझे इंसाफ न मिले और अदालत मेरे साथ इंसाफ न कर पाए तो मेरी अस्थियों को अदालत के सामने किसी गटर में डाल देना। अब उसकी ये ख्वाहिश 2 ही लोग पूरी कर सकते हैं, एक कोर्ट और दूसरा उसका अपना परिवार। कोर्ट का रोल ज़्यादा है। अब कोर्ट उसे इंसाफ देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा तो फिर आपको बताया, लेकिन कोर्ट उसको कैसे इंसाफ देगा? यहाँ कई चीज़ें तो खुद अतुल ने ही एक तरह से अपना केस कमज़ोर करके चला गया। पूछे कैसे? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर एक शख्स मर रहा है तो जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है उससे उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक टाइमिंग के साथ जुड़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो परेशान था, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं इसलिए जान दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कोई दलील नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस वक्त के डायरेक्ट लिंक होने चाहिए। यहाँ पर अतुल ने एक तरह से खुद ही अपना केस कमज़ोर किया। कैसे? एक एक करके सुनिएगा। अतुल ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया, 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड। इस 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड के वीडियो में जिस जगह वो बैठा है और जो रिकॉर्ड कर रहा है 8 और 9 दिसंबर को, कान में हेडफोन है, सामने बैठा हुआ शायद इस कंप्यूटर है या लैपटॉप है और अतुल बोलता जा रहा है। ये वीडियो एक एविडेंस हो गया और उसने कहा खुद अतुल ने कि मेरे इस वीडियो, मेरे जो नोट है मरने से पहले के, उसको बतौर एविडेंस कोर्ट में रखा जाए। अब ये वीडियो एक एविडेंस हो गया, चूंकि अतुल की मर्जी थी, वैसे भी होना था, और यही वीडियो उसके खिलाफ हो गया क्योंकि इस वीडियो में कहीं पे भी 1 मिनट बल्कि 1 घंटा 21 मिनट 40 सेकंड में ये नहीं दिख रहा है कि अतुल के आसपास कोई है, अतुल को कोई धमका रहा है, अतुल के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई नहीं। अतुल अपनी मर्जी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के उसने नाम लिए उस वक्त जब वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और जब वो कदम उठाने जा रहा है तब वहाँ कोई नहीं है, यानी वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है।
ये पहला एविडेंस उसने अपने खिलाफ छोड़ा। दूसरा एविडेंस, मरने से पहले का नोट 23 पन्नों का। उस नोट में भी उसने सारी चीज़ें लिखी, और वो नोट भी ये है कि उसके ऊपर ऐसा कोई उस वक्त, यानी 8 और 9 दिसंबर जब उसकी मौत हुई, तब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस वक्त वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मौत की वजह बना। ये फैसला अकेले अतुल का था। तो वीडियो, सुसाइड नोट, दोनों में से ये उसका कुछ नहीं बन रहा है। तीसरा आई और भी एक जो अपने खिलाफ छोड़ गया अतुल। उस कमरे की दीवार पे वो लास्ट मुक्ति से पहले की आखिरी 32 टास्क, जिसकी कल डिटेल में आपको मैंने कहानी सुनाई। 32 के 32 टास्क के जरिए अतुल ने पिछले 2 दिनों की यानी 8 और 9 दिसंबर की पूरी कहानी खुद ही अपनी लिखकर दीवार पर चिपका कर चला गया। उस 32 टास्क को भी अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो एक एविडेंस है कि देखिए 2 दिन तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका ससुराल वाला कोई भी लिंक नहीं था उसकी मौत से। तो जाने अनजाने यही एविडेंस अतुल के खिलाफ चला जाएगा। इसके अलावा जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, बाकी रही सही कसर ये पूरी कर देगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर गुजरात के केस में कहा कि 12 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे, तो इसलिए कि अब ये नहीं माना जाएगा कि पति ही उसकी मौत का जिम्मेदार है, और उसके मतलब ऐसा कुछ हो चुका था कि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था उस मौत के अलावा। अतुल के केस में यह है कि 3 साल से, लगभग 3.25 साल से अतुल और निकिता दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। निकिता पहले जौनपुर में रह रही थी, फिर लखनऊ में रहने लगी, फिर दिल्ली आ गई, वहाँ जॉब कर रही थी और अभी भी दिल्ली में है, जबकि अतुल बेंगलुरु में था। अतुल का बेटा भी निकिता के साथ। तो 3 साल से पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। इन 3 सालों में पति पत्नी की जब भी मुलाकात हुई तो वो शायद 40 बार हुई है, जो खुद वीडियो और नोट के हवाले से है कि इन 3 सालों में 120 तारीखें पड़ी जौनपुर की अदालत में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन 40 तारीखों पर कोर्ट में पेश हुआ अतुल। तो जब अतुल पेश हुआ तब निकिता भी आई थी अपने घर वालों के साथ। तो कुल मिलाकर 40 बार 3 सालों में निकिता और अतुल की मुलाकात हुई, लेकिन भरी पूरी कोर्ट रूम के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो तो गिनती में नहीं है। तो उसके अलावा कभी ये दोनों मिले नहीं। उसके बाद कभी इन दोनों के बीच टेक्स्ट को एक्सचेंज नहीं हुआ, कभी मोबाइल पे बात नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी ये वकीलों ने क्या रखा था, और ऐसे केस में होता है कि जब मामला कोर्ट में हो, चाहे वो डिवोर्स का या फिर टॉर्चर का या फिर दहेज का, तो एक दूसरे को कांटेक्ट कभी मत करो, ये भी बताया जाता। क्यों? दूसरी पार्टी उसका इस्तेमाल कर लेगी। तो 3 सालों से दोनों अलग, अब 3 साल से अलग, और 3 साल के बाद अतुल अपनी जान दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 3 सालों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अतुल के ससुराल वाले का कोई लिंक उसके साथ इस्टेब्लिश कोई भी वकील नहीं कर पाएगा। ये जो सारी बातें आपको बता रहे हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, उनसे बड़ी लंबी बात की, और ये सारे पॉइंट टू पॉइंट जो मेरे मन में सवाल थे, मैंने उसी का जवाब ढूंढा, और वही मैं कह रहा हूँ। ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन दम है उनके पॉइंट्स में। तो 3 साल का आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा कि जब ये सब कुछ हुआ, वीडियो प्रूफ है कमरे का, तो उस वक्त अतुल अकेला था। अतुल ये भी नहीं कह सकता कि जो उसने मरने का तरीका चुना वो सामान भी किसी ने प्रोवोक करके उसे दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने जो लिस्ट है टास्क, उसमें एक जगह लिख रहा है कि फाइनल मूवमेंट में उसे एक फंदा भी बनाना है। ये भी उसके खिलाफ चला जाएगा अब, क्योंकि वो सारे काम जो कर रहा है उसकी लिस्ट बना रहा है, टिक लगा रहा है। तो इसमें यह भी नहीं है कि इस फंदा बनाने में उसके ससुराल वालों ने मदद की। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट लिंक, सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सामने वाले का किसी का रोल या जुड़ना, ये एक भी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का मूड आपको बता ही चुका हूँ, और ये एक नज़ीर बन चुका है। तो कुल मिलाकर जो अतुल ने कहा और किया और फिर अपनी ख्वाहिश बताई, तो अतुल के ससुराल वालों के खिलाफ अतुल ने बहुत सारे और भी इल्ज़ाम लगाए उसमें एक है कि उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, बेटे से नहीं मिलना दिया गया, माँ बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, झूठे मर्डर में उसे फंसाने की कोशिश की गई, हरास किया गया। हरासर शब्द कई बार इस्तेमाल किया उसने। बार बार तारीखें लगवाई गई पेशकार की मिलीभगत से। बेंगलुरु से वो
जौनपुर बस भागता ही रहा। साल की 23 छुट्टी थी, लेकिन हर महीने 1-2 चक्कर यहाँ, तो छुट्टियों का भी क्या करें, पैसे की अलग चीज़ें थी। तो ये सारे इल्ज़ाम लगाए। हो सकता है इन इल्ज़ामों में से कुछ इल्ज़ामों में शायद अतुल के ससुराल वाले दोषी ठहराए जाएं, कम से कम इस बदले हुए हालात में। हालांकि लोगों की भावनाओं या मूड से अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती है, बट हो सकता है कुछ ऐसे सबूत हों जो अतुल बहुत कुछ छोड़ कर गया है, तो उससे उनके घर वालों को बाकी सेक्शन में दोषी ठहराया जाए। लेकिन जो अतुल की सबसे बड़ी मांग है कि वो जो करने जा रहा है, वो जिस तरीके से अब वो मरने वाला है और उसकी इस मौत के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं 6, वो वाली उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है। तब यहीं से एक बेहद तल्ख, बेहद दर्दनाक और बेहद अफसोसनाक सवाल पैदा होता है। सवाल यह कि फिर उसकी अस्थियों का क्या होगा। मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा कि उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने वाले इस देश में सिर्फ 2 लोग हैं, एक कोर्ट और दूसरा अतुल का अपना परिवार। कोर्ट आने वाले वक्त में क्या फैसला सुनाएगा, ये मैं आज की तारीख में आपको बता चुका हूं, और आप लिख लीजिएगा कि 306 में अतुल का ससुराल का एक भी शख्स कन्विक्ट नहीं होगा। तारीख याद रखिएगा, नहीं होगा। हो सकता है बाकी जो कुछ मामूली सेक्शन हो उसमें भी हो जाए, हालांकि मुझे उस पर भी डाउट है। तो अब नहीं होगा, तो ख्वाहिश के हिसाब से अतुल ने ये कहा है कि अगर उसे इंसाफ मिला तो ठीक, और अगर अदालत इंसाफ देने में नाकाम रहे तो अदालत के बाहर ही किसी गटर में उसकी अस्थियों को डाल दिया जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अफसोसनाक, दर्दनाक, तल्ख सवाल है ये, और 2 लोग उसकी इस ख्वाहिश को पूरी करने वाले हैं। तो अदालत तो पूरी नहीं कर पाएगा। अदालत उसकी मौत के लिए उसके ससुराल वालों को सजा नहीं दे पाएगा, ये तय है। तो अब आया परिवार, क्योंकि अदालत के हाथ से तो ये चीज़ निकल जाएगी। तो फिर है परिवार, और जो अतुल ने लिखा है उसमें जाहिर सी बात है उसके अंतिम संस्कार, उसके बाद उसकी अस्थियां, उन सब का हकदार, दावेदार उनका परिवार ही, माँ बाप और भाई है, जिसका जिक्र किया है। तो अब अदालत के हाथों से चीजें निकल गईं, अब ये हाथ में होगा परिवार के, और परिवार अपने माँ बाप भाई पूरे देश के साथ साथ, अदालत के साथ साथ, सिस्टम के साथ साथ अतुल ने ये गुजारिश, सिफारिश, ख्वाहिश जताई कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये किया जाए। तो अब यहीं पे है कि क्या इंसाफ न मिलने की सूरत में, जो इंसाफ अतुल चाहता था, तो उसकी इस ख्वाहिश को वो पूरा परिवार करने की हिम्मत कर पाएगा। जिस अदालत में ये फैसला आएगा, क्या उस अदालत के किसी गटर के बाहर वो उस कलश को डाल देगा। भाई ने तो कहा कि अभी सहेज कर रखेंगे, हालांकि ये भी एक बड़ा अजीब है कि सहेज कर रखेंगे तो, लेकिन हमारे यहाँ अदालतें किस रफ्तार से अपना फैसला सुनाती हैं ये हमारे आपके सामने है। तो कब तक सहेज कर रखेंगे, पहला सवाल तो ये। अभी तो दूसरा तो फैसले की बात में बात करते हैं, क्योंकि 3 साल से तो वैसे ही बेचारा भटक रहा था, बेंगलुरु टू जौनपुर, बेंगलुरु टू जौनपुर, जौनपुर टू बेंगलुरु, और उसमें से किसी का भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इसके बाद इसका क्या होगा, कितना वक्त होगा, और कितने, सबसे बड़ी दर्द को आप सिर्फ महसूस कीजिए। ये तो हम बातें कर रहे हैं, जिंदा नहीं, एक मुर्दा और उसकी अस्थियां एक कलश में। अब वो कलश समस्तीपुर के उसी घर के किसी कोने में होंगी, किसी खास जगह पर रखी गई होंगी। जब तक वो कलश उस घर में रहेगा, उसका पूरा परिवार क्या कभी कोई खुशियां मना पाएगा। कोई भी त्यौहार आ जाए, कोई भी खुशी का मौका आ जाए, परिवार में, पड़ोस में, क्या वो उन खुशियों में शामिल हो पाएगा। क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उनके घर के कोने में उनके बेटे की एक अस्थियां एक कलश के अंदर बंद हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि वो इंसाफ मिले और उसकी ख्वाहिश पूरी हो, और फिर धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसे मुक्ति दिया जाए, असली मुक्ति।
तो अभी तो अदालत का पता नहीं, लेकिन अदालत का फैसला आता है तो वो फैसला क्या होगा ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इस सवाल का जवाब सोचकर ही मतलब हिल जाए इंसान अंदर से। लेकिन यही होगा जो मैंने आपको बताया। ये ख्वाहिश तो अतुल की पूरी होने से रही। अब एक और चीज़ जो हम लोगों ने पता की वो ये थी, डायरेक्ट लिंक वाला तो पता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान क्यों था उसकी वजह ये थी कि जौनपुर की जिस फैमिली कोर्ट की जज ने जो एक फ़ैसला सुनाया था कि हर महीने 80,000 रुपये का हर्जाना मतलब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, मेंटेनेंस, उसमें 40,000 निकिता यानी उसकी वाइफ के लिए था, 40,000 उसके बेटे के लिए। तो पता चला कि बेंगलुरु के जिस कंपनी में अतुल काम कर रहा था वहाँ उसकी सैलरी अराउंड 84,000 थी पर मंथ, 84,000 रुपये, मतलब लगभग 10 लाख रुपए सालाना पर एनम। अब 84,000 पर मंथ सैलरी और 80,000 जौनपुर भेजना है, बचे 4। बूढ़े माँ बाप हैं बिहार में, बेंगलुरु में किराए का घर है, रोज़ाना का खर्चा है, गाड़ियों का खर्चा है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, कपड़ा है, दवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये 80,000 यहीं पे रुकेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। ये है कि 80,000 से बढ़कर वैसे ही मांग हो गई थी कि इसको 2 लाख कर दिया जाए, तो एक तनाव और टेंशन वो भी था। अब खैर धीरे धीरे इसकी तो परतें खुलेंगी, आगे क्या होगा, लेकिन जो होगा उसका आभास तो हो चुका है। बाकी खाना पूर्ति के लिए अगर आपको बताऊं तो बेंगलुरु की पुलिस आखिरकार जौनपुर पहुंच गई, और जौनपुर पहुंची तो जौनपुर की पुलिस को लेकर पहुंची कि चलो भाई अतुल का ससुराल दिखाओ। ससुराल गए, ताला पहले ही लग चुका, कल ही आपको बता चुका हूँ, सब भागे हुए हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो एक कानून का रास्ता होता है, उसके दीवार पर एक नोटिस चिपकाया गया अतुल के ससुराल यानी निकिता के घर पर, और उसमें लिखा गया है कि आपसे हम पूछताछ करने के लिए आए हैं कानून के दायरे में, और इस सिलसिले में, इस मौत के सिलसिले में तो 3 दिन का हम आपको वक्त देते हैं, 3 दिन की मोहलत देते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आप आ जाइए, आपसे पूछताछ करेंगे, और अगर 3 दिन के अंदर अंदर आप नहीं पेश होते हैं तो फिर हम कानूनी तौर से अपने तरीके से काम करेंगे। तो अपना तरीका ये है कि अगर 3 दिनों के अंदर ये परिवार पुलिस के, बेंगलुरु पुलिस के सामने पेश नहीं होता है तो फिर बेंगलुरु पुलिस कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकालेगी, और फिर अरेस्ट वारंट के जरिए इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ पूछताछ के लिए तो परिवार क्यों भागा। तो ये होता है ऐसे केसेस में कि जब पुलिस पूछताछ करती है तब उस वक्त तक वो कहती है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन ऐसा है बहुत सारी, जैसे अभी तो ये है नहीं कि आगे क्या होगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। पुलिस के लेवल पे मैंने 306 की बात नहीं की है, पुलिस के लेवल पे कि भैया ये सेक्शन है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही वो पूछताछ करेंगे, पूछताछ करने के बाद आपको अरेस्ट शो कर देंगे। अब उसके बाद आप अदालत जाइए, वहाँ से बेल लीजिए, ये लीजिए। तो उन्हें पता है कि बेंगलुरु पुलिस आई है तो सिर्फ पूछताछ नहीं करेगी बल्कि सबको अरेस्ट करेगी और बेंगलुरु ले जाएगी। इसीलिए वो भाग चुके हैं ताकि ये वक्त थोड़ा ख़रीद सकें, वकील को पकड़े, वकील के थ्रू, या कहीं हो सकता है अग्रिम ज़मानत के लिए भी किसी कोर्ट में पहुँच जाए, तो ये सब भी हो सकता है। लेकिन अब इस परिवार के पास आज से 3 दिन की मोहलत है, यानी आज हो गया 13, 14, 15 तक अगर ये पेश नहीं होते हैं तो 16 को बेंगलुरु पुलिस अरेस्ट वारंट निकाल सकती है और फिर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उधर फिलहाल है, उधर का अपडेट। तो ये थी आज की कहानी, क्योंकि अतुल की ख्वाहिश और उस ख्वाहिश को लेकर मुझे लगता है हर एक को उस सवाल का जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ। पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर के बर्थडे और बाकी चीज़ें थी, मैंने सभी को मिला दिया है, तो आज सभी के विशेष कर देता हूँ। आज नफसान शेख इनका, इसके अलावा याफिया शेख इनका और फेरिया शेख इनका, तीनों बाल्टीमोर में रहते हैं और इत्तेफाक से इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है और बाप बेटी का बर्थडे भी एक ही दिन है। तो नफसान, याफिया और फेरिया, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेट्स, बधाई। हर्षु, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे हर्षु। और ये
संजय ठाकुर ने भेजा है। साथ ही अविनाश उर्फ सिद्धार्थ, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अविनाश। शशाद बेगम, इनका भी आज बर्थडे है। अब मुझे लगता है शमशाद में उन्होंने एम छोड़ा है या वाकई शशाद नाम है, तो खैर शशाद या शमशाद दोनों में से जो भी है, हैप्पी बर्थडे आपको। और ये मारूफ अली खान ने भेजा, उनकी सिस्टर हैं। शौर्यान अविनाश मनवर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शौर्यान। साथ ही यश मिश्रा का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे यश। और ये भेजा भूपेंद्र मिश्रा जी ने, उनके बेटे हैं यश। लवली गाबा, इनका भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे लवली जी। और ये दीपक गाबा की पत्नी है। अरविंद अहीर का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरविंद भाई। और ये भेजा है हर्ष सोनी और मोहित अर्जुन ने। अनूप कुमार यादव का भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे अनूप साहब। और ये भेजा है विमलेंदु कुमार ने। इसके अलावा कल्पेश कोहली, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पेश। खयाती शाह एंड ईशान शाह, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी खयाती जी एंड ईशान जी। और ये भेजा है दिनेश भाई, साथ ही कौशिका बेन, इसके अलावा सुरीन शाह, रियांश और शिवाय ने। सुरभि जैन का भी, और सुरभि जैन और नीलेश जी की भी एनिवर्सरी है, तो सुरभि जी और नीलेश जी आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा पूनम जैन, ये भेजा उन्होंने। इसके अलावा मोहित संधू के पेरेंट्स की भी आज एनिवर्सरी है, तो मोहित भाई आपके पेरेंट्स को पूरी क्रांतिक फैमिली की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। सीमा एंड रोहित, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।